जैसा हमने इससे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, teleconferencing is very common these days insofar as the board meetings are concerned. In such a case, the physical location of the board meeting may not be relevant. Now, if I have to give you an example to explain this thing, suppose आपकी मीटिंग होती है अगेन एम्स्टरडैम में। आपने नोटिस भेजा कि आप जो भी बोर्ड मेंबर्स हैं उन लोग को नोटिस भेजा कि मीटिंग एम्स्टरडैम में है। अगर आप फिजिकली नहीं अटेंड कर सकते तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस से कर लीजिए, राइट। अब इस केस में क्या हुआ, एम्स्टरडैम में केवल एक बोर्ड मेंबर आया, बाकी 5 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड किया। सो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द बोर्ड मीटिंग विच वॉज इन एम्स्टरडैम may not be relevant where the key decision in substance are being made through use of modern technology. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रहा है और डिसीजन ये 5 लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तब फिजिकल लोकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तब लेकिन हम क्या यूज़ करेंगे, इन सच केसेस द प्लेस where the directors or the person taking the decisions or majority of them usually reside may also be a relevant factor. अगर इन 5 में से 3 इन एनी केस एम्स्टरडैम में ही रहते तो एम्स्टरडैम ही फिर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए कंसिडर करी जाएगी इन सो फार एज द लोकेशन इज कंसर्न। अगर ये 3 यहाँ नहीं रहते, इंडिया में रहते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर रहे हैं, देन ऑब्वियसली इंडिया इज द रेलेवेंट प्लेस। सर्कुलर रेजोल्यूशन और राउंड रॉबिन वोटिंग। काफ़ी केसेस में क्या हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ फिजिकल मीटिंग दे कुड बी अ रेजोल्यूशन विच इज पार्ट्स थ्रू सर्कुलर रेजोल्यूशन और राउंड रॉबिन मीटिंग। इन सब केसेस में जब सर्कुलर रेजोल्यूशन आपके पास होती है, द फ्रीक्वेंसी विद विच दिस रेजोल्यूशन इज यूज्ड इज अ रेलेवेंट फैक्टर। पहले आप ये डिसाइड करिए कि ये कितनी बार हो रही है। अगर मान लीजिए आपकी 10 मीटिंग होती, उसमें से केवल 2 सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू है, देन मे बी यू कैन इग्नोर इट। बट अगर 10 में से 8 मीटिंग आपकी सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू हो रही है, देन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर द टाइप ऑफ डिसीजंस मेड इन दैट मैनर। अब ऐसा हो सकता है कि आपने सर्कुलर रेजोल्यूशन से 2 ही मीटिंग करी, बट जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर थे पूरे साल के, वो इन 2 मीटिंग्स में ही डिसाइड कर लिए। जो बाकी 8 मीटिंग थी उसमें खाली कंप्लायंस के लिए आपने मीटिंग होल्ड करी, वहाँ कोई भी डिसीजन नहीं लिया। एंड द लोकेशन ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व इन दोज डिसीजन। सर्कुलर रेजोल्यूशन में 4 लोगों के पास ये गया, उन चारों की लोकेशन क्या है वो रेलेवेंट फैक्टर है डिसाइड करने के लिए कि भाई सर्कुलर रेजोल्यूशन का रेलेवेंस है या नहीं पोएम डिसाइड करने में। इट कैन नॉट बी सेड दैट द प्रपोजर ऑफ द डिसीजन, सर्कुलर रेजोल्यूशन में क्या है, एक प्रपोजर है जिसने कुछ प्रपोज किया और वो सर्कुलर रेजोल्यूशन के थ्रू बाकी सबको भेजी गई। इट कैन नॉट बी सेड दैट द प्रपोजर ऑफ द डिसीजन अलोन वुड बी रेलेवेंट, बट बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिसेस एंड जनरल कंडक्ट इट वुड बी रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द पर्सन हु हैज़ द अथॉरिटी एंड हु एक्सरसाइजेज द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन। द प्लेस ऑफ लोकेशन ऑफ सच पर्सन वुड बी इम्पॉर्टेंट। अगर आप सर्कुलर रेजोल्यूशन से कुछ मीटिंग्स पास कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, सारे डिसीजन आप वहीं ले रहे हैं, देन जो पर्सन इन सर्कुलर रेजोल्यूशन में डिसीजन ले रहा है, हु इज़ एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी टू टेक डिसीजन, उस पर्सन की जो लोकेशन है वो रेलेवेंट होगी ये डिसाइड करने के लिए कि पोएम कहाँ पर है। डिसीजन मेड बाय शेयर होल्डर्स। नाउ ये सबसे ज़्यादा एक कंट्रोवर्शियल या फिर ऐसे कह दीजिए कि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो सकती हैं, और एक ये ऐसा फैक्टर है जिसमें डिसाइड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि जो शेयर होल्डर है वो एक्चुअली में मैनेजमेंट कर रहा है या अपना काम कर रहा है। देखिए, वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी ईजी एंड कॉमन इज़ कि अगर इस इंडियन कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट किया है इस कंपनी में और ये इसकी शेयर होल्डर है, तो ऑब्वियसली इसका कंट्रोल तो रहेगा।
लेकिन इस इंडियन कंपनी के जो फंक्शन है दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक जो शेयर होल्डर का हक बनता है ये प्रोटेक्ट करने के लिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब नहीं जाए। दूसरा कंपनी का मैनेजमेंट। जब तक ये कंपनी जो फंक्शन कर रही है वो ऐसे फंक्शन है जो एक शेयर होल्डर का राइट है और वो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, तब तक पोएम पे उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। बट द मोमेंट दे क्रॉस द लाइन एंड फ्रॉम शेयर होल्डर्स फंक्शन दे start exercising management and control, then it has to be seen where these shareholders are based and how that would impact poem. The decision made by the shareholder on the matters which are reserved for shareholder decision under the company laws are not relevant for determination of company's poem. अगर नीदरलैंड के कंपनी लॉ के हिसाब से जो उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं इनके लिए कुछ मैटर रिजर्व्ड है कि ये मैटर जो है ये सिर्फ शेयर होल्डर के डिसीजन से ही हो सकता है। जैसे इंडिया में भी अगर आप देखें बहुत सारे मैटर्स हैं जहाँ पे आपको 3/4 मेजॉरिटी नंबर या वैल्यू कुछ इस तरह से करके काफ़ी सारे प्रोविज़न है जहाँ आपको शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए रहती है। अगर ये शेयर होल्डर्स अपनी पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं उन केसेस में जो कंपनी लॉ के हिसाब से ज़रूरत है उन मैटर्स को आप पोएम डिसाइड करने के लिए नहीं कंसिडर करेंगे। और वो कौन कौन से डिसीजन हो सकते हैं? सच डिसीजन में इंक्लूड सेल ऑफ ऑल और सब्सटेंशियली ऑल ऑफ कंपनीज एसेट। अगर इस कंपनी के सारे एसेट बेचने हैं उसका अप्रूवल शेयर होल्डर से ही लेना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स ने डिसीजन लिया कि भाई ये एसेट बेचने के रिलेशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी का पोएम जो है वो इंडिया में हो गया। द डिसोल्यूशन, लिक्विडेशन और डी रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड ऑल द मीनिंग ऑफ ऑल दीज थ्री टर्म्स। The modification of rights attaching to various class of shares or the issue of new class of shares etc. अगर ये कंपनी नए शेयर इशू करती है तो पहला राइट जनरली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। अगर ये वो राइट एक्सरसाइज करें कि पहले शेयर हमें मिलने चाहिए किसी बाहर वाले को नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। इशू ऑफ न्यू क्लास ऑफ शेयर्स के रिलेशन में अगर ये कोई डिसीजन लेते हैं वो इनका राइट है। ये मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स अटैच टू वेरियस क्लास ऑफ शेयर्स, इन सब डिसीजंस में अगर ये पार्टिसिपेट करते हैं ये शेयर होल्डर्स फंक्शन है जो जनरली कंपनी लॉ के थ्रू आपको राइट होता है। उन केसेस के थ्रू पोएम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। द डिसीजन टिपिकली अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी इटसेल्फ और द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स एज सच रादर देन द कंडक्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस। एक कंपनी को बचाना कि वो ख़त्म नहीं हो जाए, डूब नहीं जाए, और अपने राइट्स को बचाने में और कंपनी चलाने में कंडक्ट ऑफ द कंपनीज बिजनेस, दोनों में फ़र्क है। जो ये पहला पार्ट है ये नॉर्मली शेयर होल्डर फंक्शन में कवर होता है। अगर ये काम शेयर होल्डर्स कर रहे हैं तो शेयर होल्डर जो हैं वो रेलेवेंट नहीं है पोएम डिसाइड करने के। कंपनी का लेकिन बिजनेस क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो सब चीज़ें अगर ये डिसाइड करते हैं तब इशू क्रिएट हो जाता है फ्रॉम अ कमर्शियल और मैनेजमेंट परस्पेक्टिव। देयरफॉर सच डिसीजन टेकन बाय द शेयर होल्डर्स जनरली आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनीज पोएम। बट वेयर द शेयर होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इज क्रॉसिंग द लाइन इनटू दैट ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वहाँ पे इशू हो जाएगा। बट ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। मतलब ये एक्चुअली में आपको फैक्चुअली देखना पड़ेगा कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, आपको फैक्चुअली देखना पड़ेगा। कुछ इंडिकेशंस हो सकती हैं, कुछ गाइडिंग फैक्टर्स हो सकते हैं, डेफिनेटिव रूल्स नहीं है। एंड हैज़ टू बी डिटर्मिन्ड ऑन अ केस टू केस बेसिस। हर एक केस में आपको इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा कि क्या ये लाइन क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है। एग्जाम्पल, if the shareholders limit the authority of the board and senior managers of the company and thereby remove company's real authority to make decision। आपने MD तो बना दिया लेकिन उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि वो कुछ भी कंपनी के लिए डिसीजन ले सके, या किसी को खाली एक डेजिग्नेशन दे दी MD की, then in that case ये डेजिग्नेशन रेलेवेंट नहीं है। then the shareholder guidance transform into usurpation। usurpation मतलब कि आपने छीन लिया, यूसर्प कर लिया। एंड सच अनड्यू इन्फ्लुएंस
may result in effective management being exercised by the shareholder. So it's like this, आपके पास फैंसी डेजिग्नेशन वाले लोग हैं बट ये कागजी लोग हैं. They are only men on paper. They don't have any real authority, and the real authority is exercised by the shareholders. If that be the case, then the location of the shareholder becomes an important factor in deciding the place of effective management. But all this has to be decided based on facts. Now, there may be some routine operational decisions which may be taken by certain people. Day-to-day routine operational decision relating to the oversight of the day-to-day business operations and activities of a company undertaken by junior and middle management shall not be relevant for the purpose of determination of POEM. हमने आपसे बोला था कि मैनेजरियल एंड कमर्शियल डिसीजन ये रेलेवेंट है. ऑपरेशनल डिसीजन कि रोज़ के रोज़ काम कैसे होगा, किसी एचआर मैनेजर को हायर किया, ठीक है, किसी प्लांट मैनेजर को अपॉइंट कर दिया, ये सब डिसीजन मैनेजरियल या कमर्शियल नहीं है, की नहीं है. इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर कोई जूनियर या मिडिल मैनेजमेंट में कर रहा है तो ये लोग रेलेवेंट नहीं है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारी पोएम कहाँ पर है. की एग्जाम्पल्स, सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आर देयर कि कहीं जहाँ पर की कमर्शियल डिसीजन कौन कौन से हो सकते हैं. ओपन अ मेजर न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, डिसकंटिन्यू अ मेजर प्रोडक्ट लाइन, एक्विजिशन ऑफ अ न्यू कंपनी. ये डिसीजन वैसे शेयर होल्डर्स भी ले सकते हैं बट अदरवाइज अगर मैनेजमेंट ले रही है तो ये की इंपॉर्टेंट डिसीजन है. एक प्लांट मैनेजर का अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्लांट मैनेजर, कोई नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, ये सब नॉर्मल डिसीजन है. ये रूटीन ऑपरेशनल डिसीजन है. जो पर्सन ये डिसीजन लेगा वो पर्सन रेलेवेंट नहीं है पोएम डिसाइड करने के लिए, लेकिन हाँ जो ये डिसीजन लेता है वो रेलेवेंट है. बट कभी कभी ये हो सकता है कि देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज टेकिंग बोथ दीज डिसीजंस. देन व्हाट विल हैपन? लेट अस लुक एट दैट. In certain situations, it may happen that the person responsible for operational decision is the same who is responsible for the key management and commercial decision. दोनों decision एक ही आदमी रहेगा. In such a case, it will be necessary to distinguish the two type of decision and thereafter assess the location where the key management and commercial decisions are taken. Step 1 क्या होगा? आप identify करें कि इन दोनों में से रूटीन डिसीजन कौन से हैं और स्ट्रेटेजिक कौन से हैं. फिर आप ये देखें कि लोकेशन जहाँ पर ये की मैनेजमेंट और कमर्शियल डिसीजन लिए हैं वो इम्पॉर्टेंट है. इफ द अबव फैक्टर्स डू नॉट लीड टू अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पोएम देन द फाइनल गाइडलाइंस प्रोवाइड दैट द फॉलोइंग सेकेंडरी फैक्टर्स में बी कंसिडर्ड. जितने भी फैक्टर्स हमने ऊपर डिस्कस किए अगर वो पोएम डिसाइड करने में हेल्प नहीं कर पाते हैं देन क्या कंसिडर करेंगे आप? प्लेस वेयर द मेन एंड सब्सटैंशियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज कैरिड आउट. अगर एक नेदरलैंड्स की कंपनी है, इसका सारा का सारा बिजनेस जर्मनी में हो रहा है, सारे फैक्टर्स मैंने अप्लाई किए बट फिर भी मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि पोएम कहाँ है, तो जहाँ इसके मेन ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कंसिडर किया जाएगा और प्लेस वेयर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर केप्ट. अकाउंटिंग आप किस जगह पे करते हैं. नाउ some of the other factors or other points that you need to keep in mind is that it needs to be emphasized that the determination of poem is to be based on all relevant facts relating to the management and control of the company and is not to be determined on the basis of isolated facts that by itself do not establish effective management. आपको ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे. ये नहीं कि सिर्फ इसलिए कि उसकी कंपनी का एमडी या कोई एक बोर्ड मेंबर इंडिया में है तो उसका पोएम इंडिया में हो जाएगा. नहीं, कंसिडर ऑल द फैक्टर्स. और इसके क्या एग्जाम्पल हैं? द फैक्ट दैट अ फॉरेन कंपनी
is completely owned by an Indian company will not be conclusive evidence that condition for establishing poem in India have been satisfied. सिर्फ इसलिए कि वो नीदरलैंड कंपनी जिसको हमने पुराने एग्जाम्पल में लिया था वो उसमें 100% ओनरशिप इंडियन कंपनी की है, उसका पोएम इंडिया में नहीं हो जाएगा. द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट अ पी ऑफ अ फॉरेन एंटिटी इन इंडिया would itself not be conclusive evidence that the condition for establishing poem in India have been satisfied. ये एक दूसरा केस है जिसमें ये है, मान लीजिए एक फॉरेन कंपनी है, उसका एक ब्रांच ऑफिस है. ब्रांच ऑफिस नॉर्मली एक फॉरेन कंपनी का जो होता है, इसको आप परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मानते हैं उस फॉरेन कंपनी की इंडिया में, सिर्फ इसलिए कि उस कंपनी की परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है. इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में है. द फैक्ट दैट वन or some of the director of the foreign company reside in India will not be conclusive evidence that the condition for establishing poem in India have been satisfied. Again, अगर मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है और वो नीदरलैंड की कंपनी में 100% ओनरशिप करती है, being a shareholder they may have appointed one director into this company and this director might be living in India. Just because one or some of the directors of a foreign company reside in India, वो इंडिया में रहते हैं, this will not be a conclusive evidence that poem इसका इंडिया में establish हो गया. The fact of local management being situated in India in respect of activities carried out by the foreign company in India will not by itself be conclusive evidence that the condition for establishing poem have been satisfied. अगर एक फॉरेन कंपनी ने इंडिया में कोई एक्टिविटी की, इस एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए जो बंदे हैं वो मैनेजमेंट जो है वो इंडिया में ही रहती है. ऑब्वियसली एक्टिविटी इंडिया में है तो इसके लिए मैनेज करने के लिए लोग भी इंडिया में ही होंगे. सिर्फ इसलिए कि ये लोग इंडिया में है, इस फॉरेन कंपनी की पोएम जो है वो इंडिया में नहीं हो जाएगी. द एग्जिस्टेंस इन इंडिया ऑफ सपोर्ट फंक्शंस दैट आर प्रेपरेटरी एंड ऑक्सिलरी इन कैरेक्टर will not be conclusive evidence that the condition for establishing a poem in India have been satisfied. इंडियन कंपनी ने ये डच सब्सिडरी नीदरलैंड में सब्सिडरी बनाई. अब इसका आईटी का काम जो है वो इंडिया में होता है, राइट? अब वो आईटी का काम अगर इंडिया से कर रहे हैं, ये कंपनी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग में है, आईटी कंपनी नहीं है, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में थी, इसके कंप्यूटर्स ठीक करने का काम इंडिया से हो रहा है, सिर्फ इसलिए इंडिया में पोएम नहीं हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वो एक्टिविटीज़ जो है वो प्रेपरेटरी और ऑक्सिलरी है, मेन नहीं है. पोएम के लिए रेलेवेंट क्या है? की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजंस.